Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena, and in this session, we are going to solve the QA section of CAT 2023 actual paper of slot 3. तो यस है ना, स्लॉट 3 का जो पेपर हुआ था क्यूए का, जिसमें हमें 22 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो उसको हम पूरा पूरा आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो द बेटर आइडिया वुड बी कि आप हर क्वेश्चन जो है उसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड देन यू शुड कंटिन्यू वॉचिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अगर हम स्टार्ट करें तो फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y is equal to 4 and a plus 5 times of x plus b square minus 15 times of y is equal to 8b has infinitely many solutions for x and y, then the maximum possible value of ab is। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन क्या होना चाहिए इसमें। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो जो रेशियो होगा x के कोफिशिएंट का, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a प्लस 5 और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, उसके बाद फिर y के जो कोफिशिएंट्स हैं b स्क्वायर माइनस 15 सेकेंड इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1। सेकेंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है वो है 8v, और फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो है 4। राइट, वी ऑल नो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो उसी कंडीशन को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इन दोनों पार्ट्स में b अवेलेबल है, तो इसी को सबसे पहले सॉल्व किया जाए, तो हमें ये पता चलेगा कि बी स्क्वायर माइनस 15 8b अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2b। बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 है माइनस 15 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, माइनस 5b प्लस 3b, और फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन के बाद हमें मिलेगा b माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, विच मीन्स या तो b माइनस 4 b माइनस 5 इज इक्वल टू 0, either b minus 5 is equal to 0 or b plus 3 is equal to 0, which means b may be equal to 5, b may be equal to minus 3। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हम यहाँ पे 5 पुट करें या माइनस 3 पुट करें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल ही होंगे, बिकॉज अकॉर्डिंगली ही तो हमने सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ हमारा ये टारगेट है कि a प्लस 5 इन दोनों में से किसी के भी बराबर हो जाए, तो ऑब्वियसली ये इजी है, दैट इज इक्वल टू 2b। तो हम यहाँ पर a, हमको b की वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू एंड देन a b का जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर b की वैल्यू 5 होगी तो 5 टू ज़ा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, तो a की वैल्यू भी 5 होगी और a भी आ जाएगा, 5 इंटू 5 25। अगर b की वैल्यू माइनस 3 होगी, सो इन दैट केस 2 इंटू माइनस 3 होगा माइनस 6, ये माइनस 5 ऐड होगा तो माइनस 11, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 33। हमसे पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी, विच मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट, और मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 33, so 33 हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए फिर अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि लेट n एंड m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 to the power m and less than 8 to the power n, which can be expressed as powers of 2, then the smallest possible value of n plus m is। ठीक है, तो ऑब्वियसली 8 की पावर m जो है, 8 की पावर m है ना, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3m। ठीक है, और ये जो 8 की पावर n है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3n। इन दोनों के बीच में, मतलब इससे बड़ी और इससे छोटी 2 की पावर्स होनी चाहिए, और कितने पावर्स होनी चाहिए, 41, राइट, कम से कम। तो वो ये बोल रहे हैं बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट देयर आर एग्जैक्टली 41 इंटीजर्स ग्रेटर देन 8 टू द पावर m which can be expressed as a power of 2, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हम कुछ 2 की पावर x पुट करना चाहते हैं, और इस x के एग्जैक्टली 41 वैल्यूज पॉसिबल होने चाहिए, 41 वैल्यूज इसके पॉसिबल होने चाहिए। तो यस, और हमें n और m का जो सम है इसे भी मिनिमाइज करना है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम होना चाहिए। तो सबसे पहले m की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं, तो m इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, है ना।
अब उसके बाद अगर हम ये बोलें कि 2 की पावर 3 से जस्ट बड़ा ही नंबर लेना है, क्योंकि हमें m प्लस और m और n का सम मिनिमम करना है ना, तो ये भी मिनिमम रहना चाहिए। तो बीच के जो 41 पावर्स होंगे वो भी मिनिमम होना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन कितने नंबर्स आ जाएंगे। तो इसके आगे हमें 41 नंबर्स चाहिए, तो 41 प्लस 3 मतलब यहाँ पे 2 की पावर 44 तक सारे पावर्स ले लो। और उसके बाद जो नेक्स्ट पावर है वो डेफिनेटली 2 की पावर 45 होना चाहिए। और 2 की पावर 45 जो है वो 2 की पावर 3n के बराबर होगा। इट हैज टू बी इक्वल टू 2 to the power 3n, विच मीन्स कि 3n की वैल्यू 45 होगी एंड n मस्ट बी इक्वल टू 15। तो m और n के जो मिनिमम पॉसिबल सम है, m मिनिमम 1 एंड अकॉर्डिंगली n मिनिमम होगा 15। सो मिनिमम पॉसिबल सम विल कम आउट टू बी 16। Answer option C will be the correct answer. Then move on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक बड़ा कन्वेंशनल सा क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड या टेक्निक बेस्ड। आई एम वेरी श्योर कि आपने इसको डेफिनेटली क्लास में पढ़ा भी होगा। तो अगर हमारे पास x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू 47 होता है। सो वी ऑलवेज नो, है ना, हम लोगों को पता ही है कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, x की पावर 2n, राइट, x टू दी पावर 2n प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 2n और प्लस 2। तो अगर हम इस प्लस 2 को यहाँ पर ले आए तो ये -2 हो जाता है। तो ये हमारी एक अच्छी आइडेंटिटी बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हमें x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 गिवन है, तो उसके बेसिस पर फिर हम डेफिनेटली x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इस 2 को यहीं पर लिख लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, +2 कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 वैल्यू गिवन है 47 प्लस 2। तो यहाँ पर अगर 2n का मतलब 8 है तो यहाँ पर n का मतलब कितना हो जाएगा 4। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, 47 प्लस 2 49, विच मीन्स x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो है वो 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। पावर्स पॉजिटिव हैं इसलिए हम नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, राइट, देयर इज नो चांस कि ये -7 होगा, +7 ही लेंगे। विद द सेम प्रिंसिपल अब अगर हम ये सोचें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मतलब 7 और प्लस 2, सो दैट हैज टू बी इक्वल टू 9। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, दैट इज 3। वन मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पर हमारे पास अभी तक हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है कि हम x की पावर 9 तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अगर हम देखेंगे x प्लस 1/x, राइट, x प्लस 1/x, तो वो कितना होना चाहिए। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो वो होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर 3 तो है ही, सो इट हैज टू बी 3 प्लस 2 मतलब 5, विच मीन्स कि हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू √5। इतनी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये भी है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 और हमारे पास ये भी है ना, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर इज इक्वल टू √5। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होना चाहिए, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि x की पावर 8 और 1 अपॉन एक्स की पावर 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स के साथ, सो व्हाट विल हैपन, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली ये कितना आ जाएगा x की पावर 9। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 7। एक्स की पावर 7 हमारे पास अवेलेबल है क्या, तो अवेलेबल नहीं है। तो चलो लेट्स चेंज दी स्ट्रेटजी, थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं सो दैट वी गेट टू नो अबाउट इट वेरी क्विकली। तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आएगी कि x की पावर 9 अगर कैलकुलेट करना है तो x की पावर 3 का यूज किया जा सकता है। तो चलो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास x प्लस 1/x होता है तो उसका अगर हम क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है x क्यूब
प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, राइट। यही होता है हमारा आइडेंटिटी या फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a³ प्लस 1 प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये वैल्यू हमें पता है दैट इज √5 का क्यूब, ठीक। उसके बाद ये वैल्यू हमें नहीं पता है x³ प्लस 1/x³, यही हमें ऑब्टेन करना है। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x अगेन वी नो इट दैट इज 3√5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 √5 का क्यूब मतलब √5 इंटू √5 इंटू √5, तो ये आएगा 5√5। 5√5 में से 3√5 माइनस हो जाएगा तो x³ प्लस 1/x³ जो है वो 5√5 माइनस 3√5 2√5 के बराबर हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इन दी सेम वे अगर हम x³ प्लस 1/x³ का क्यूब कर देंगे तो हमारे पास x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 प्लस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस 1/x³। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे 2√5 का होल क्यूब आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, सो डेफिनेटली ये हमें नहीं पता, और यहाँ पर भी x³ प्लस 1/x³ है, सो इट हैज टू बी 2√5। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक स्टेप और लगेगा। 2 का क्यूब होता है 8, √5 का क्यूब होता है 5√5, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√5, 40√5 में से 6√5 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हमें पता चलेगा कि x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 जो है वो 40√5 माइनस 6√5 मीन्स 34√5 के बराबर हो जाएगा। दैट इज आंसर ऑप्शन ए। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ये तीन रियल नंबर्स हैं 1/2, ये लॉग का एक टर्म, लॉग का तीसरा टर्म, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। हम लोगों के पास एक थ्योरी है जो कि हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये होता है कि ए बी सी जो होते हैं वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर तीन टर्म्स है लॉग की और वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसी ऑर्डर में उनके जो वैल्यूज होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि ये जो 1/2 है, 1/2 यहाँ पे बेस तो 4 हाई आ ही जाएगा, तो बेस 4 पर अगर हमें 1/2 चाहिए तो हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी 2। 4 के ऊपर कितनी पावर लगाने से 2 आता है तो 1/2, तो log 2 टू द बेस 4 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टर्म है log x अपॉन log y होता है log x टू द बेस y, तो यहाँ पे बेस तो हट जाएगा, बेस हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास है 2 टू द पावर x माइनस 9। उसके बाद यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, दोनों लॉग का जो बेस है वो तो सेम है, तो बेस हट जाएगा, बेस नया बन जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, है ना, 2 टू द पावर x प्लस 17/2। उसके बाद अब हमको ये पता है कि ये तीनों टर्म्स जो है वो एपी में है, और हमने ये बात सीख ली है कि अगर ये तीनों एपी में है तो इनके जो नंबर्स होंगे या आर्ग्यूमेंट्स होंगे दैट इज 2, 2 की पावर x माइनस 9, और यहाँ पर 2 टू द पावर x प्लस 17/2, तो इनका जीपी में होना जरूरी है। जीपी में होना जरूरी है मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 टू द पावर x माइनस 9 का स्क्वायर दैट हैज टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 17/2, है ना। लेट्स से कि 2 टू द पावर x को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम t एज्यूम कर लेते हैं। t एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे t माइनस 9 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया तो 2, ये तो t है ही, और 2 इंटू 17/2, सो दैट विल बी 17, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट हैज टू बी 9 2 जा 18t, देन 9 स्क्वायर इज 81, दैट विल बी 2t प्लस 17,
Transpose the terms on one side of the equation. 18 plus 2, that will be 20. 81 minus 17, that will be 64. एंड ऑब्वियसली नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे -16 और -4 दो पार्ट हो जाएंगे मिडिल टर्म के, मतलब t के जो वैल्यूज हैं वो दो आएंगे, या तो 16 या फिर 4। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि t जो है वो 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x या तो 16 हो सकता है, 2 की पावर x या तो 4 हो सकता है। लॉग के क्वेश्चंस में हमेशा याद ये रखना है कि लॉग के आर्गुमेंट्स कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होते, राइट, दे हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर x माइनस 9 जो है ये कभी भी जीरो भी नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो 2 की पावर x की वैल्यू डेफिनेटली 9 से बड़ी होनी चाहिए। 9 से बड़ी होनी चाहिए मतलब 4 तो पॉसिबल नहीं है, 16 पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो पहली टर्म है ये है log 2 टू द बेस 4, और दूसरी जो हमारे पास टर्म है वहां पे 2 की पावर x को हमें 16 लेना होगा, तो 16 माइनस 9 दैट इज 7। और हमें ये पता करना है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, और log 7 में से log 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 7/2 टू द बेस 4। log 7/2 टू द बेस 4, दैट इज आंसर ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखेंगे तो अगेन थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी रीजनिंग। The sum of the first two natural numbers each having 15 factors including 1 and the number itself is, right? तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसे दो पहले नेचुरल नंबर जिनमें से दोनों के 15 फैक्टर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और उन दोनों का सम क्या होगा। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का, देखो अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता है, हमें फर्स्ट नंबर से निकालना है, तो बेस में हम छोटे छोटे प्राइम नंबर लेंगे, लेट्स से 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q। तो उस केस में इनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं p प्लस 1 इंटू q प्लस 1। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें 15 गिवन है, ये 15 क्वेश्चन में हमें गिवन है, और हमसे ये भी बोला है कि ये जो नंबर्स हैं दोनों ये फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, मतलब p और q के वैल्यूज को हमें मिनिमम भी करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ मिनिमाइज करना पड़ेगा। किसी एक को मिनिमम किया तो दूसरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों को अगर मिनिमाइज करना है तो 15 के दो क्लोजेस्ट फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। क्लोजेस्ट फैक्टर्स हो सकते हैं 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, है ना, यही हो सकते हैं। तो इसका मतलब या तो p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 4 है, या वाइस वर्सा। तो हमें जो सबसे पहला नंबर मिल सकता है वो मिल सकता है 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो पहला सबसे छोटा नंबर जिसके 15 फैक्टर्स होंगे दैट हैज टू बी 144। उसके बाद इससे बड़ा जो सेकंड नेचुरल नंबर होगा अगेन जिसके 15 फैक्टर्स होंगे, तो वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4, राइट। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 की पावर 4 होता है 81, दोनों को मल्टीप्लाई किया सो दैट इज इक्वल टू 324। हमसे पूछा है दोनों का सम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 144 और 324 दोनों का सम हो जाएगा 468, एंड दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट। तो चेक कर लेते हैं, यस 468 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट्स। If the difference between the reciprocals of the roots is 1/3 and the sum of the reciprocals of the squares of the roots is 5/9, तो हमें ये पता है कि अगर एक रूट जो है वो अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो दोनों के रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस है 1/3, एंड दोनों के एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो अगर हम दोनों
इस रूट्स के स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल निकाल लें तो उनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 5/9, है ना। तो अब अगर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी एंड सी निकालनी है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी प्लस सी हमें कैलकुलेट करनी है, सो वी विल हैव टू थिंक अबाउट अ सिचुएशन जहां पर बी भी पॉजिटिव आए और सी भी पॉजिटिव आए। अगर बी और सी दोनों को पॉजिटिव होना है तो दोनों रूट्स निगेटिव होने चाहिए, ठीक है। दोनों रूट्स के निगेटिव होने से ही ये दोनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो देखो बी की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव चाहिए ना तो दोनों रूट्स का निगेटिव होना जरूरी है, ठीक। तो इन दैट केस हम ये बोलेंगे अल्फा भी लेस देन 0 होना चाहिए, बीटा भी लेस देन 0 होना चाहिए। ये सिचुएशन हम अभी से अपने दिमाग में रख लेते हैं, तभी इनकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बन पाएगी, क्योंकि उसी केस में बी और सी दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक। अब उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इन दोनों इक्वेशंस को देखकर कोई सॉल्यूशन जो है वो अपने आप आ रहा है दिमाग में, कोई हिट एंड ट्रायल लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर की प्रोसेस कर लेते हैं। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर लिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो 2 अपॉन अल्फा बीटा, और 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू तो हमें पता ही है, सो दैट हैज टू बी 5/9 माइनस 2 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/9। यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा जो 2 अपॉन अल्फा बीटा है दैट हैज टू बी 5/9 माइनस 1/9 मीन्स 4/9, और जो 1 अपॉन अल्फा बीटा है दैट हैज टू बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो 2/9, और इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा जो होगा हमारा, अल्फा बीटा जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9/2। तो अल्फा बीटा 9/2 है। क्या ये पॉजिटिव ही रहेगा? क्या ये निगेटिव हो सकता है? तो यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो c/a के बराबर होता है, तो ये तो डायरेक्टली c की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू हमें चाहिए भी पॉजिटिव थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब उसके बाद अगर अल्फा बीटा 9/2 है और 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा 1/3 है, तो अब क्या हम कुछ और कैलकुलेट कर सकते हैं? तो चलो देख लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर अल्फा बीटा तो है ही, ऊपर की तरफ बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। अल्फा बीटा की वैल्यू है 9/2, 9/2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा माइनस अल्फा, 9/2 इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल, सो दैट हैज टू बी 3/2। तो बीटा और अल्फा का डिफरेंस होना चाहिए 3/2, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 9/2, ठीक है। क्या हम कोई निगेटिव वैल्यू सोच पा रहे हैं अल्फा और बीटा दोनों की, जिससे कि हमें आंसर मिल जाए? तो शायद अभी भी नहीं, वैसे मेरे दिमाग में तो आ रही है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपके दिमाग में आ रही है या नहीं। तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर एक और आइडेंटिटी का यूज करना है कि बीटा प्लस अल्फा मतलब कोई भी दो नंबर का सम, उसका स्क्वायर, और उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि दोनों नंबर का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये हमेशा 4 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सम तो नहीं पता, बीटा और अल्फा का सम कितना होगा वी डोंट नो। डिफरेंस हमें पता है दैट इज 3/2, दैट वी नो फॉर श्योर, 100% श्योर। 4 अल्फा बीटा तो प्रोडक्ट भी हमें पता है दैट इज 9/2, तो 4 टाइम्स ऑफ 9/2, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे तो बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 9 2 18, यहाँ से ये प्लस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4, 18 4 72, 72 प्लस 9 इज 81/4। अब यहाँ पर हम बीटा और अल्फा का सम कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस में होता है मतलब 9/2। अब हम लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि हमें दोनों रूट्स निगेटिव चाहिए, दोनों रूट्स निगेटिव चाहिए मतलब बीटा और अल्फा की जो वैल्यू है उनके सम की जो वैल्यू है वो भी निगेटिव होगी, तो हम निगेटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमने निगेटिव वैल्यू को कंसीडर किया तो जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो होता है -b/a के बराबर,
मतलब ये माइनस बी होगा, एंड इन दैट केस बी की वैल्यू 9/2 आ जाएगी और सी की वैल्यू तो 9/2 है ही। तो इन दैट केस हमें ये पता चलेगा कि बी और सी का सम कितना होगा, तो 9/2 प्लस 9/2 दोनों को ऐड करेंगे तो 9। दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सम by keeping in mind that both the roots are negative roots। ठीक है, तो चलिए वेरी गुड, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 9, करेक्ट है एकदम। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट n बी एनी नेचुरल नंबर सच दैट 5 to the power n minus 1 is less than 3 to the power n plus 1, then the least integer value of m that satisfies 3 to the power n plus 1 is less than 2 to the power n plus n। ठीक है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि n की कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, सो इन दैट केस m की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये वाली इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो जाए, और m की वैल्यू हमें यूनिवर्सल ढूंढनी है कि n की जितने भी वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करेंगे m की वैल्यू हर केस में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर हम वन बाय वन थोड़ा धीरे धीरे सोचें, n की वैल्यू को सबसे पहले 1 रखते हैं, क्या हमारी पहली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है? क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं तो चीजें हमारे लिए आसान है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 की बात करें तो 5 की पावर 0, क्या 5 की पावर 0 3 की पावर 2 से छोटा होता है? यस, बट 3 की पावर 2 की कौन सी पावर से छोटी होती है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो मतलब हमें यहाँ पे 2 की पावर 4 की जरूरत पड़ेगी। n हमारा 1 है और 4 की जरूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पर हमारा m 4 आ रहा है। m की वैल्यू 4 से ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं जब n 1 होता है तब। उसके बाद अगर हम बोले, है ना, तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि m या तो 4 हो या 4 से बड़ा, m की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी गिवन इनइक्वालिटी। अब अगर n 2 है तो ये 5 की पावर 1, ये 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 होता है 5, 3 की पावर 3 होता है 27, अभी भी सब मामला ठीक है, लेकिन फिर 27 है तो यहाँ पर 2 की पावर 5 जो है, 2 की पावर, अच्छा 2 की पावर मैंने 5 ली थी क्या, 32, जबकि मेरा काम 16 से भी चल जाता, मतलब मुझे यहाँ पे m की वैल्यू 3 लेनी चाहिए थी, है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि m की वैल्यू मुझे कितनी लेनी चाहिए थी, तो 3, तो m हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। लेकिन क्या यहाँ पे 3 रखने से, मतलब ये जो 2 की पावर 4 है, क्या वो इससे भी बड़ा है? नहीं, यहाँ पर तो हमें n की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 3 अगर हमने 5 रखा तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है? यस, तो अभी भी m की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी ले लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम n की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 की पावर 4 81, 25 81 से कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, क्या अभी भी 3 रखने से काम हो जाएगा? तो 2 की पावर 6 बनेगी, 6 का मतलब होगा 64, और 64 81 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर 4 की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम ये बोलेंगे कि फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स m की वैल्यू को हम 4 से छोटा नहीं ले सकते, अदरवाइज ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो m की वैल्यू 4 होनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम। उसके बाद n को 4 लेते हैं, सो दैट हैज टू बी 5 क्यूब, दैट हैज टू बी 3 की पावर 5, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? 5 का क्यूब 125, 3 की पावर 4 5 243, अभी भी सब सही है ना। यहाँ पर 4 हो गई है n की वैल्यू, तो क्या हम इसको भी 4 ले सकते हैं? 4 प्लस 4 8, 2 की पावर 8 होता है 256, जो कि 243 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो अभी भी m की वैल्यू को 4 या 4 से बड़ा लिया जा सकता है, ऊपर के चारों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर 3 लिया तो ये दोनों सेटिस्फाई होंगे, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, तो m की वैल्यू यूनिवर्सल चाहिए जिससे सारे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो। तो अभी इस समय हमें पता चल रहा है कि m मिनिमम 4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 होता है 625, 3 की पावर 6 होता है 729, ये इनइक्वालिटी अभी भी ट्रू है। अगर ट्रू है तो यहाँ पर n की वैल्यू हो चुकी है 5, अब 3 की पावर 6 होता है 729,
और 2 की पावर अगर हमने यहाँ पे 4 ही रखा तो 2 की पावर 9 होता है, 512 वो बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब अब हमें m की वैल्यू को 5 तक ले जाना पड़ेगा। तो m अगर 5 या 5 से बड़ा है तो ऊपर की चीजें भी सेटिस्फाई हो रही हैं, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 5 की पावर 6, 3 की पावर 7, है ना। देखो 5 की पावर 6 मतलब 5 क्यूब का स्क्वायर, 5 क्यूब होता है 125, और 125 का स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो 12 13 मतलब 15625 इतना आता है। 3 की पावर 7 देखते हो तो 3 की पावर 6 होता है 729, 729 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 2187। इसका मतलब ये जो 5 की पावर 6 है ये बड़ा हो चुका है 3 की पावर 7 से, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू 6 या अब इससे बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारी पहली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब इसके आगे कोई और केस बन नहीं सकता। नो अदर वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल एंड दैट इज वाई अब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी केसेस बन सकते हैं वो सारे केसेस m की वैल्यू 5 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू लेकर सेटिस्फाई कर देंगे। तो मतलब m की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 5 होनी चाहिए, हमारा आंसर भी 5 होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर इज 5। वेरी गुड। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है a merchant purchases a cloth at a rate of rupees 100 per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter length of cloth purchased by him, है ना। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्लोथ, 1 सेंटीमीटर क्लोथ का कॉस्ट प्राइस, तो वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपीज खर्च कर रहा है। उसे कितना क्लोथ मिलना चाहिए था, 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसे 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, मतलब उसकी पर सेंटीमीटर कॉस्ट कितनी हो गई, 100/105, 100/105 मतलब 5 से कैंसिल किया तो 20/21, ठीक है। ये हो गई उसकी 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट। अब उसके बाद एक सेंटीमीटर का सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ही सेल्स दी सेम क्लोथ एट अ रेट ऑफ ₹110 पर मीटर बट चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर। मतलब वो क्या कर रहा है कि 110 रुपीज चार्ज कर रहा है। कस्टमर को ये कह रहा है कि मैं आपको 110 रुपीज में 100 सेंटीमीटर क्लोथ दे रहा हूँ, बट ही इज चीटिंग। तो चीट कर रहा है तो वो इंस्टीड ऑफ 100 सेंटीमीटर ही इज गिविंग ओनली 95 सेंटीमीटर। तो बेसिकली दिस इज द प्राइस दैट ही वांट्स टू इम्पोज ऑन द कस्टमर, ठीक है। ये प्राइस वो लगाना चाहता है, लेकिन कस्टमर ने निगोशिएशन कर लिया, बार्गेनिंग कर ली, तो उसे थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ा 5%, मतलब इस प्राइस को उसे 5% से कम भी करना पड़ा। तो 5% से कम हो जाएगा, मतलब ये प्राइस हो जाएगा 110/95। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 5 95/100, 95 से 95 कैंसिल, 110/100 मतलब वो बेसिकली 11/10 रुपीज में हर सेंटीमीटर को बेच पा रहा है। वो बेचना इतने में चाहता था, थोड़ा और बड़ा प्राइस था, लेकिन वो फाइनली बेच तो इतने में ही पा रहा है। तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो। सबसे पहले एसपी अपॉन सीपी, ठीक है। इस रेशियो में -1 कर दो, एसपी अपॉन सीपी -1 इंटू 100, दैट विल बी दी परसेंटेज प्रॉफिट। तो रेशियो निकालोगे तो ये 21 ऊपर 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 231, 10 और 20 मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट इज 200, -1 मल्टीप्लाइड विद 100, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा तो 231/2 आ जाएगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा तो 100, 231/2, so that will come out to be 115.5 -100, तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा 15.5%, एंड दैट्स इट। आंसर ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसा लगता है देखने में कि बड़ी कन्वेंशनल मेथड है, बट आई थिंक शॉर्टेस्ट और स्वीटेस्ट और सबसे ज्यादा बढ़िया मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो गई हमारे पास, ठीक है।
बाकी फिर रेशो वेशो में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा. दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन द एग्जाम. उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो अ बोट टेक्स 2 hours to travel downstream a river from port A to port B and 3 hours to return to port A. Another boat takes a total of 6 hours to travel from port B to port A and return to port B. If the speed of the boats and the river are constant, then the time in hours taken by the slower boat to travel from port A to port B is. ठीक है, चलो देखते हैं. तो अब स्लोअर बोट कौन सी है ये तो पता करना पड़ेगा. तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी पहली बोट है उसे डाउन स्ट्रीम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है. लेट से हमारे पास जो डिस्टेंस है जो कि इन बोट्स को ट्रेवल करना है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में भी और अप स्ट्रीम डायरेक्शन में भी, वो डी है. ठीक है. जो हमारी पहली बोट है उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं b1 और जो हमारे पास स्ट्रीम होती है उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं s. राइट. तो हमें ये पता चलेगा कि d डिस्टेंस को सबसे पहले डाउन स्ट्रीम ट्रैवल किया, मतलब b1 प्लस s की स्पीड से ट्रैवल किया, तो कितना टाइम लगा, तो ओनली 2 hours लगे. ठीक है. उसके बाद इसी डिस्टेंस को जब b1 माइनस s की स्पीड से ट्रैवल किया, मतलब अप स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब इस बोट को कितना टाइम लगा, तो 3 hours लगे. यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा b1 प्लस एस और b1 माइनस एस, इसका जो रेशो है वो 3/2 है. इजीली डिवाइड करके निकाल सकते हैं. और यहां से फिर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे. तो 5 + 1 होता है 6, 5 - 1 होता है 4, 6 और 4 का रेशो 3/2 आ जाता है. इसका मतलब b1 और s का जो रेशो है वो 5/1 आ जाएगा. इन अदर वर्ड्स जो हमारी बोट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के 5 टाइम्स के बराबर होगी. ये हमें पता चल गया. उसके बाद इस इक्वेशन में अगर हम ये चीज पुट कर देंगे तो हमें डी भी पता चल जाएगा. देखो ध्यान से, b1 5s है तो 5s प्लस s 6s, और 6s को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस भी हमारा 12s के बराबर आ जाएगा. तो ये तो हमें डेफिनेटली पता चल गया कि जो पहली बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से 5 टाइम्स है और जो डिस्टेंस है वो स्ट्रीम की स्पीड से न्यूमेरिकल वैल्यू से 12 टाइम्स. ठीक है. उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं कि जो सेकंड बोट है उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसे यही डिस्टेंस ट्रेवल करना है. लेट से उसकी स्पीड है b2, तो जाते समय टाइम लगेगा d2/b2 प्लस s. जब वो लौटेगी अप स्ट्रीम वापस आएगी तो b2 माइनस s, इतना टाइम लग जाएगा. और उसके बाद इसको जो टोटल टाइम लगता है वो 6 hours के बराबर है. ऑब्वियसली यहाँ पर हम d की वैल्यू 12s पुट कर सकते हैं. तो अगर हमने 12s पुट किया तो 12s जो है वो कॉमन ही आ जाएगा. उसके बाद ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा b2 माइनस s, b2 प्लस s, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो b2 का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है. s से s कैंसिल, हमें ये पता चलेगा कि ये 2b2 हो गया. 2b2 12s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24. ठीक है, 24b2s के बराबर हो जाएगा. और ये जो b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b2 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. बट देन वी कैन क्लियरली सी कि 6 से यहाँ पर 24 कैंसिल हो रहा है 4. तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन ऐसी बनेगी, b2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ s इंटू b2 माइनस s का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऐसी हमारी इक्वेशन बन गई. ठीक है. लेट मी चेक इट वन मोर टाइम. यस, एकदम करेक्ट. तो अब अगर हम यहाँ पर b2 को वेरिएबल माने और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दें, तो b2 को वेरिएबल माना तो ये 4s b के बराबर है और माइनस s स्क्वायर जो है वो c के बराबर है. ठीक है. माइनस 4s b है तो सबसे पहले हमें लिखना है माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 4s, तो दैट विल बी 4s प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 4s का स्क्वायर 16s स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा प्लस 4a इंटू माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो a की वैल्यू तो 1 है ना. मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 का फॉर्मूला. इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 16 प्लस 4 होगा 20, 20s का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल से 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 का स्क्वायर रूट होता है 2√5, तो ये बनेगा 4s प्लस माइनस 2√5 टाइम्स ऑफ s. ठीक है, 2√5
5 टाइम्स ऑफ s डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हमको ये पता चलेगा कि हमारी जो सेकंड बोट है उसकी स्पीड कितनी आएगी। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस साइन तो ले नहीं सकते क्योंकि 2√5 4 से बड़ा होता है। पॉजिटिव साइन ही लोगे और फिर 2 से ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल भी हो जाएगा। इसका मतलब ये आएगा 2 प्लस √5 टाइम्स ऑफ s। ये हो जाएगी सेकंड बोट की स्पीड। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि स्लोअर बोट को कितना टाइम लगता है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट्स देन इन हार्स टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। अब देखो, अगर ये बोट स्लोअर होती तो इसका तो ए से बी तक का टाइम दे ही रखा है कि ए से बी तक जाने में इसको 2 आवर्स लगते हैं, और ए से बी तक जब जाते हैं तो वो डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम, तो फिर क्वेश्चन बनता ही नहीं, फिर तो डायरेक्टली आंसर 2 आवर्स आ जाता। तो डेफिनेटली सेकंड बोट ही स्लोअर होनी चाहिए, ये हमें सॉल्व करके भी पता चल गया। 2 प्लस √5 की वैल्यू 5 से छोटी होगी, तो डेफिनेटली ये स्लोअर बोट है। स्लोअर बोट है तो इसे डाउन स्ट्रीम यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का मतलब हो जाता है कि अगर डाउन स्ट्रीम जाना है तो बोट की स्ट्रीम प्लस स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड। तो डी है हमारे पास 12s। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस √5 है, इसमें s ऐड करोगे तो एक s और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5 टाइम्स ऑफ s। s से s कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे 3 माइनस √5, 3 माइनस √5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे पास फाइनली जो आएगा वो होगा 3 इंटू 3 माइनस √5, एंड दैट इज द टाइम इन आवर्स टेकन बाय द स्लोअर बोट to travel the same distance from A to B in the downstream direction। तो आंसर ऑप्शन C has to be the correct answer। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन था, बट आई गेस लेंदी क्वेश्चंस भी तो एग्जाम में सॉल्व करने ही पड़ते हैं, सारे क्वेश्चंस तो हमेशा आसान होते नहीं हैं। चलो, उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10, तो हमारे पास है राहुल, रक्षिता एंड गुरमीत working together would have taken more than 7 days to finish a job. On the other hand, Rahul and Gurmeet working together would have taken less than 15 days to finish the job. However, they all worked together for 6 days, followed by Rakshita, who worked alone for 3 more days to finish the job. If Rakshita had worked alone on the job, then the number of days she would have taken to finish the job cannot be। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पर्सन है राहुल, ठीक है, राहुल को हम आर लिख लेते हैं, दूसरी पर्सन है रक्षिता, तो रक्षिता को हम लिख लेते हैं के, और उसके बाद तीसरा पर्सन है गुरमीत। अगर ये तीनों मिलके काम करें, ठीक है, राहुल, रक्षिता, गुरमीत तीनों मिलके काम करें, तो इनको काम को फिनिश करने में 7 डेज से ज्यादा लगते हैं। लेट से पहले हम इसे 7 डेज ही मान लेते हैं। ठीक है, 7 डेज ही मान लेते हैं कि मान लो इन तीनों को मिलकर 7 डेज लगते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर राहुल और गुरमीत मिलके काम करें तो फिर इनको लेस देन 15 डेज लगते हैं। तो अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि 15 डेज का ही टाइम लगता है। तो क्या होगा, तो जैसे हमारी नॉर्मल मेथड होती है एलसीएम वाली, कि ये नंबर ऑफ डेज है, हमें इनकी एफिशिएंसीज के बारे में पता करना है। ठीक है, इनकी रेट ऑफ वर्किंग क्या है, तो उसके लिए वर्क को एज्यूम करेंगे। वर्क हम कैसे एज्यूम करते हैं, हमेशा एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 15 का एलसीएम 15 इंटू 7 105 ही हो जाएगा। तो मान लो कि वर्क जो है वो 105 यूनिट्स के बराबर है। अब अगर इसे राहुल, रक्षिता और गुरमीत मिलकर 7 डेज में करते हैं तो 105 को 7 से डिवाइड करो, मतलब तीनों एवरी डे 15-15 यूनिट का 15 यूनिट्स का काम कर रहे। और अगर राहुल और गुरमीत मिलके 15 डेज में ही कर देते हैं तो वो 7। तो अगर हमें ये पता है कि राहुल और गुरमीत एक दिन में 7 यूनिट का काम करते हैं, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट का काम करते हैं, मतलब अकेले रक्षिता कितना काम करती है, तो 15 में से 7 गया 8। और अगर उसे 105 यूनिट्स का वर्क खत्म करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि 105 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 1 जा 8, बचेगा 2 25, 8 3 जा 8 3 जा 24, बचेगा 1, तो पॉइंट लगाया 10। 8 1 जा 8, बचेगा 2 20, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। मतलब अगर ऐसा सब कुछ होगा, ठीक है, तो जो रक्षिता को नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं वो 13.125 होंगे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसे समझो ध्यान से।
उन्होंने ये बोला कि ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो इनको 7 डेज से ज्यादा लगते हैं, 7 डेज से ज्यादा, राइट। इसका मतलब अगर इनको 7 डेज से ज्यादा लगते हैं, देखो 7 डेज लगते हैं, ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी 15 है। अगर 7 डेज लग रहे हैं, इतना काम करना है, तो एफिशिएंसी 15 है। अब इतना ही काम करना है लेकिन 7 डेज से ज्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी लेस देन 15 हो गई, 15 से कम। इन तीनों का सम 15 से छोटा है, एक दिन में ये 15 यूनिट से कम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला राहुल और गुरमीत जो है उनको लेस देन 15 डेज लगते हैं, मतलब ये 7 से ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये 15 से कम करेंगे, 15 से कम, समथिंग लेस देन 15, और ये 7 से ज्यादा करेंगे, तो 15 और 7 का डिफरेंस कितना था, 8। मतलब जो हमारा थर्ड पर्सन है रक्षिता, उसकी एफिशिएंसी तो डेफिनेटली 8 से ज्यादा ही हुई, 8 से ज्यादा ही हुई ना, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 से कम, मान लो 14.99, ठीक है, मान लो वेरी क्लोज टू 15, 14.99। और ये जो दो लोग हैं ये 7 से ज्यादा करते हैं, तो मान लो ये 7.1 है। तो अगर ये 7.1 है तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये तीनों का काम है एक दिन का, और ये दो लोगों का है, तो थर्ड पर्सन का निकालना है। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता चलेगा कि ये तो लेस देन 8 आएगा, ठीक है। देखो कितना आएगा, यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और 14 में से 7, तो 7.89, मतलब ये 8 से कम, 8 से कम आया, ठीक है, 8 से कम आया कि 8 से बड़ा आया, राइट। देखो ध्यान से, अगर हम ये बोले कि ये 15, हाँ 8 से छोटा आएगा, है ना, इट हैज टू बी लेस देन 8। तो हमें ये पता चला कि हमारा जो वर्कर है रक्षिता, थर्ड वर्कर जो है, उसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली 8 से कम। ये बात तो हमें समझ में आ गई, डेफिनेटली 100% 8 से कम, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर एग्जैक्टली 8 होती है तो 13.125 डेज लगते, 8 से कम है, मतलब अगर 8 के बहुत क्लोज भी हुई तो करीब करीब 13 डेज लगेगी। अब जैसे जैसे कम करते जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे, राइट। जैसे जैसे कम करते जाओगे तो यहाँ नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेंगे, हमें दूसरे एक्सट्रीम के बारे में सोचना है। तो उसके लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि जब आर के जी तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 6 डेज तक, तो उसके बाद रक्षिता को 3 दिन और काम करना पड़ता है, तब ये वर्क फिनिश होता है 105 यूनिट का। हम ये चाह रहे हैं कि ये 8 कम से कम हो, कम से कम हो मतलब इधर उसने कम से कम काम किया हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम काम हो जाना चाहिए। मैक्सिमम काम हो जाना चाहिए मतलब आर के जी की एफिशिएंसी को हमें मैक्सिमम लेना है, तो आर के जी की मैक्सिमम एफिशिएंसी है 50। तो अगर इन तीनों ने मिलकर मैक्सिमम एफिशिएंसी 15 के हिसाब से काम किया, तो 6 डेज में 6 इंटू 15, 90 यूनिट्स का काम हो जाएगा, राइट। अगर इन्होंने मैक्सिमम काम किया, तो अब काम तो 105 है, 105 है, तो 105 में से 90 माइनस किया तो 50। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के दिनों में, बाकी के 3 दिन में रक्षिता काम खत्म करती है, मतलब 15 यूनिट करती है, तो उसकी मिनिमम एफिशिएंसी होगी 5, मिनिमम। और अगर उसकी मिनिमम एफिशिएंसी 5 होगी, तो इस पर्सन रक्षिता को पूरा काम करने में 21 दिन लगेंगे। तो जब उसकी मिनिमम एफिशिएंसी होगी तब उसे 21 दिन लगेंगे, जब मैक्सिमम होगी तो 13 डेज लगेंगे। मतलब उसके नंबर ऑफ डेज 13 और 21 के बीच में होना चाहिए। तो 13 और 21 के बीच में सारे वैल्यूज पॉसिबल है, तो 17, 16, 20 सब पॉसिबल है, 21 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम केस है, ऐसा होगा नहीं। ये तो हमने माना कि ये 15 के बराबर हुआ, तब ये 5 हुआ, और जब ये 5 हुआ तब 21 डेज आए, लेकिन ये 15 से कम होगा तो ये 5 से ज्यादा होगा, और ये 5 से ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ डेज 21 से कम आएंगे। एग्जैक्टली 21 कभी नहीं आ सकते, 20.9999 तक आ सकता है, 21 एग्जैक्ट नहीं आ सकता, तो 21 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, 11 है द पॉपुलेशन of a town in 2020 was 10,000. The population decreased by y% from the year 2020 to 2021. तो देखो हमारे पास एक टाउन है, टाउन का नाम तो हमें नहीं पता, लेट से उसको टाउन ही कहते हैं। उसकी जो पॉपुलेशन है ईयर 2020 में वो 10,000 के बराबर है, 10,000 के बराबर। और उसके बाद
2020 से 2021 के बीच में ये पॉपुलेशन y% से डिक्रीज हुई है मतलब 10,000 को y% से डिक्रीज करोगे तो पॉपुलेशन इतनी हो गई, है ना। अब उसके बाद उन्होंने ये बोला कि फिर वो इंक्रीज होती है x% से इन दी नेक्स्ट 2 इयर्स, तो 2021 और 2022 के बीच में ये जो पॉपुलेशन है ये x% से बढ़ जाती है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन का केस है तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही लेना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुकी है जो कि डिक्रीज हो चुकी है y% से, उसे हम x% से और बढ़ा देंगे, ठीक है, x% से और बढ़ा देंगे। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो जाएगा, वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो जब ये सब हो जाएगा तो इफ पॉपुलेशन इन 2022 was greater than the population in 2020, मतलब ये जो पॉपुलेशन आएगी ये फिर से 10,000 से बड़ी ही आएगी। तो देन और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो x और y का डिफरेंस है वो 10 के बराबर है, देन द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2021 वाज, राइट। अब इस वैल्यू को हमें मिनिमम करना है, मिनिमम, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम होने के लिए y कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। जितना ज्यादा परसेंटेज गिरेगी पॉपुलेशन उतनी ही तो कम हो जाएगी, राइट। तो y मैक्सिमम होना चाहिए। अब y और x के बीच का डिफरेंस 10 है, तो अगर आपने y को मैक्सिमम किया और ये माना कि y x से छोटा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यस y जो है उसे हमें x से बड़ा लेना चाहिए। हम हमेशा ये सोचेंगे कि y जो है वो x से बड़ा है। वैसे भी अगर आप सोचो, ध्यान से सोचो कि अगर हमारी पॉपुलेशन मान लो 100 है, ठीक है, उसे अगर हम 10% से कम करें तो ये हो जाएगी 90, ठीक है। ये 10% से कम होगी तो ये कितनी हो जाएगी 90, ठीक है। 10% से कम होगी तो कितनी हो जाएगी 90। अब अगर इसे वापस 100 बनाना है, वापस 100 बनाना है तो कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसे वापस 100 बनाना है तो कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये सोचेंगे कि अच्छा 100 में से 10% मतलब 10 कम किया था, अब 10 बढ़ाना है तो 1/9 आएगा। 1/9 मतलब 11.11%, तो हमारा परसेंटेज ज्यादा होगा। तो इसका मतलब उल्टा हुआ, जो x की वैल्यू है वो y से बड़ी होगी तो x माइनस वाई जो है वो 10 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट। एंड अब ऑब्वियसली हमको ये पता है, ठीक है, कि हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे जितना अमाउंट में जितना कम होगा तो ये बेस छोटा हो गया, अमाउंट में तो उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज बढ़ेगा। तो x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए, विच मीन्स कि x जो है वो 10 प्लस वाई के बराबर होगा। एंड 100% y मैक्सिमम है तो x भी मैक्सिमम है, x को भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन कैसे होगा, ये वाली इनइक्वालिटी भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस इनइक्वालिटी के हिसाब से हमें पता चल रहा है 10,000 से 10,000 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू वाई माइनस वाई अपॉन 100, यहाँ पर x बाय 100 है। अच्छा ठीक है, अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में करूं तो क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे 10,000 से 10,000 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई, हमें y की ही वैल्यू निकालनी है ना, y की वैल्यू निकालनी है वो भी मैक्सिमम। तो ठीक है, इसको तो हम y ही रहने देते हैं और x को हम क्या लिखते हैं, तो x जो है हमारा वो हो जाएगा 10 प्लस वाई के बराबर, तो x शुड बी 10 प्लस वाई अपॉन 100, और 10,000 से 10,000 डिवाइड होगा सो इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो हमें पता चलेगा कि 100 माइनस वाई अपॉन 100, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 प्लस 10 मतलब 110 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100 से, एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद 100 इंटू 100 होगा 10,000, उधर चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस वाई इंटू 110 प्लस वाई। अब थोड़ा सा या तो दिमाग लगा सकते हो आंसर ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, सोच सकते हो थोड़ा बहुत कि यार ये ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा। तो देखो आंसर ऑप्शन के हिसाब से सोचोगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन 27% से कम हो रही है, मतलब y की वैल्यू 27 है, यहाँ पर y की वैल्यू 28 है, यहाँ पर y की वैल्यू 25 है, यहाँ पर y की वैल्यू 26 है। जनरली आंसर सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू में होता नहीं है, तो 26 और 27 से चेक करके देख सकते हो, ठीक है।
अगर यहाँ 26 लिया तो 100 माइनस 26 जो होता है वो होता है 74, है ना। और यहाँ पर अगर 110 प्लस 26 लिया तो ये हो जाएगा 136, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर आएगा वो 10,000 से बड़ा आना चाहिए। तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2 14, कैरी आया 1, तो ये हो गया 544। उसके बाद एक क्रॉस लगेगा, 7 6 जा 42, कैरी आएगा 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 इज 25, कैरी आया 2, 7 1 जा 7 प्लस 2 9। इनको ऐड किया तो हमें ये पता चला कि यार ये तो थोड़ा सा बड़ा आ गया, है ना। 136 इंटू 74 थोड़ा सा तो बड़ा आया, ठीक है। 10,000 से बड़ा आया क्या, 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 इज 14, कैरी आया 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, कैरी 2, 7 1 जा 7 प्लस 2, सो दैट विल बी 9। दोनों को ऐड करके देखा तो 10,000 से बड़ा आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या y की वैल्यू 26 हो सकती है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि यस, y की वैल्यू 26 हो सकती है, लेकिन हमें मैक्सिमम भी करना है, y को मैक्सिमम भी तो करना है क्योंकि ये पॉपुलेशन मिनिमम होनी चाहिए। तो 26 तो हो सकती है, क्या 27 हो सकती है, तो 100 माइनस 27 यहाँ पर आएगा हमारे पास 73, 110 प्लस 27 तो ये हो जाएगा 137। और अब अगर हम देखें क्या ये भी 10,000 से बड़ा होगा, तो 3 7 जा 21, कैरी आया 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 इज 11, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 दैट विल बी 4, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, तो ये आ गया 959। और उसके बाद अगर हमने इसको ऐड करके देखा तो ये भी हमारा 10,000 से बड़ा है, मतलब 10,001 अभी भी आ रहा है, 10,000 से बड़ा है। इसका मतलब बच्चों ये 73 भी हो सकता है, विच मीन्स कि y की वैल्यू 27 भी हो सकती है। और अब आप आसानी से समझ सकते हो कि जब ये 74 है तो प्रोडक्ट 10,064 है, 73 हुआ तो 10,001 हो गया, तो अब ये जैसे ही 72 होगा और ये 138 होगा तो प्रोडक्ट 10,000 से छोटा हो जाएगा, मतलब इससे बड़ा नहीं ले पाओगे। तो 28 पॉसिबल नहीं है, 27 y की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मतलब इन द ईयर 2021 मिनिमम पॉसिबल पॉपुलेशन 73,000 होगी। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि इसे ट्रेडिशनली अलजेब्रा की इनइक्वालिटी से सॉल्व करो, तो 110 इंटू 100 जो है वो हो जाएगा 11,000, फिर 100y माइनस 110y, सो दैट विल बी माइनस 10y, और यहाँ माइनस 1y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10,000। उसके बाद फिर इसे इनइक्वालिटी में बदलो और इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, बट अगेन द सेम थिंग कि आपको टाइम तो उसमें भी लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लोगे बेटर रहेगा, क्योंकि कैट में तो वैसे भी कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक। तो चलो वेरी गुड, तो इसका आंसर आई एम वेरी श्योर 73,000 ही आना चाहिए। यस, आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Then we move on and see question number 12. There are three persons A, B and C in a room. If a person D joins the room, the average weight of the persons in the room reduces by X kg. ठीक है, तो देखो क्या होता है अगर मैं ये बोलता हूं कि हमारे पास एक पर्सन है A, एक पर्सन है B, एक पर्सन है C, इनका जो एवरेज वेट है, लेट से हम ये मान लेते हैं तीनों का वेट ए के बराबर है, तो इनका एवरेज भी कितना हुआ, ए हुआ, ठीक है। अब ये जो पर्सन है डी, ये जब रूम में एंटर करेगा और मान लो अगर इसका भी वेट ए ही होता तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता, नहीं, चारों का एवरेज ए ही रहता। लेकिन एवरेज जो है वो रिड्यूस हो गया एक्स के जी से, मतलब सबको एक्स के जी का लॉस हो रहा है, और सबको एक्स के जी का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये जो डी की एज है ये ए नहीं है, ए से कम है। ए से कितनी कम है, तो जितना लॉस हो रहा है उतनी कम है, मतलब डी की एज डेफिनेटली एवरेज से 4x कम है। अब आप दूसरा सिनेरियो समझो कि अगर ए बी सी तीनों की एज ए है, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि इंस्टीड ऑफ डी इफ पर्सन ई ज्वाइंस द रूम, मतलब ई ने अगर रूम को ज्वाइन किया, then the average weight of the persons in the room increases by 2x। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर E की एज A होती तो अगेन एवरेज चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सबका एवरेज
2x से चेंज हो रहा है, मतलब सबको 2x का प्रॉफिट हो रहा है, विच मीन्स कि जो E की एज है वो A से कितनी ज्यादा है, तो सबको 2x का प्रॉफिट है, तो 2x इंटू 4 मतलब 8x ज्यादा है। अब उन्होंने ये बोला कि इफ द वेट ऑफ ई इज 12 केजी मोर देन द वेट ऑफ डी, ठीक है, तो ये जो ई का वेट है ये डी के वेट से, ई का वेट डी के वेट से 12 केजी ज्यादा है। तो ई का वेट है 8, सॉरी ए प्लस 8x, डी का वेट है ए माइनस 4x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ए, सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12, तो ए से ए कैंसिल, तो 12x इज इक्वल टू 12, मतलब x की वैल्यू 1 होगी, और यही हमसे पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ we could have solved question number 12 very easily. Then question number 13. Anil mixes cocoa with sugar in the ratio 3:2 to prepare a mixture A. तो मिक्सचर ए जो है वो कैसे बना, तो मिक्सचर ए ऐसे बना कि हमने एक कंटेंट लिया कोकोआ, दूसरा कंटेंट लिया शुगर, और उसे 3:2 के रेशो में मिला दिया। मतलब अगर ये टोटल 5 होगा, अगर ये टोटल 5 होगा तो इसमें कितना शुगर कोकोआ होगा 3, और कितना शुगर होगा 2। उसके बाद एंड कॉफी विथ शुगर, तो अनिल ने एक और मिक्सचर बनाया जिसमें उसने एक इंग्रेडिएंट लिया कॉफी और दूसरा लिया शुगर, और इन दोनों का रेशियो क्या रखा 7:3। मतलब अगर ये वाला सेकंड मिक्सचर अगर टोटल 10 होगा तो उसमें 3 पार्ट शुगर है, 7 पार्ट कॉफी है। उसके बाद ही कंबाइंस मिक्सचर ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो अब क्या यहाँ से हमें ऐसे वैल्यूज लेने हैं जो 2:3 के रेशियो में हो। ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। अब 3 चाहिए, यहाँ पे 3 + 7 10 होता है, तो 10 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल भी, मतलब यहाँ पे 30 ले लो, यहाँ 30 लोगे तो यहाँ पे 20 ले सकते हो। अगर ये 10 होता तो ये 3 और 7 होता, तो अगर ये 30 है तो ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 5 होता तो ये 3 और 2 होता, तो ये 5 इंटू 4 है, मतलब ये भी 3 इंटू 4 2 इंटू 4 हो जाएगा। ऐड करोगे तो क्या होगा कि उसका जो मिक्सचर सी बनेगा, है ना, तो मिक्सचर सी जो बनेगा उसमें कोकोआ है 3 इंटू 4 12, ठीक है, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9, 9 + 8 शुगर है 17, कॉफी है 7 इंटू 3 21, और टोटल मिक्सचर जो है ये 50 बन चुका है, 50 पार्ट्स का टोटल मिक्सचर बन गया है। अब उन्होंने ये भी कहा हमसे कि इफ ही मिक्सेस सी विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, राइट, तो अब यहाँ पर वो मिल्क और मिला देगा उतना ही जितना मिक्सचर सी है, 50 केजी का है तो 50 केजी और मिला दिया, तो टोटल हो जाएगा 100। लेकिन ये मिल्क है, और अगर ये मिल्क है तो इससे बाकी के कंटेंट्स पे कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं, तो देन दी परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक विल बी, तो टोटल जो हमारे पास अमाउंट है वो है 100, और उसमें से शुगर कितना है 17, तो कितना परसेंट हुआ 17%। Answer option B is the correct answer. Very easy, very simple. This is how you could have done it very easily. Then question number 14. A fruit seller has a stock of mangoes, bananas and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. That day, he sells half of the mangoes, 96 bananas and 40% of the apples. ठीक है, तो चलो उसके पास क्या है कि 3 टाइप के फ्रूट्स हैं, एक है मैंगो और एक है बनाना और एक है एप्पल। देखो ये MBA बन गया, ठीक है। उसके बाद उसके पास इन तीनों का सम भी है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, है ना। अब उन्होंने ये बोला कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ डे द नंबर ऑफ मैंगोज मेकअप 40% ऑफ हिज स्टॉक, मतलब यहाँ पे जो भी टोटल है उसका 40% हम निकाल सकते हैं। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब यहाँ पर जो भी स्टॉक है वो 5 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज। अब अगर ये मैंगो को हाफ कर सकता है तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हाफ करने लायक होनी चाहिए, मतलब इवन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। 96 बनानास, तो उसने 96 बनानास भी सेल किए, एंड 40% ऑफ द एप्पल्स, तो अगेन एप्पल की वैल्यू भी 5 का मल्टीपल होनी चाहिए जिससे कि उसका 40% कैलकुलेट हो सके, ठीक है।
एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स, तो वो टोटल में से 50% को सेल करता है। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब ये टोटल नंबर 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो नेचुरल नंबर्स में चीजें आएंगी। तो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल चाहिए, तो लेट्स मेक अ बिगिनिंग। हम ये बोलते हैं कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है 10x, ठीक है। इसका 40%, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, जो कि इवन नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x की कोई भी नेचुरल वैल्यू लोगे सब कुछ सही है। ये 10 का मल्टीपल आ जाएगा, ये 4 का मल्टीपल आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो लेट्स से इट इज 5y, है ना। अब उसने सेल कितना किया, तो उसने सेल किए जितने उसके पास मैंगोज थे उसमें से आधे मैंगोज, राइट, हाफ ऑफ द मैंगोज। तो 4x मैंगोज हैं तो 2x मैंगोज सेल किए। बी जो है वो 96 बनाना सेल किए, और 5y का 40% निकालोगे तो वो हो जाएगा 2y, इतना उसने सेल किया। और इतना जब उसने सेल किया तो उसने देखा कि इन सबका जो सम है वो 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स के बराबर है, उतने सेल हो चुके हैं, मतलब ये 5x के बराबर है, राइट। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस 2y, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 5x में से 2x गया, सो दैट विल बी 3x, राइट। अब हमें पता है सब कुछ यहाँ नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात हो रही है, फ्रैक्शन व्रैक्शन में कुछ नहीं आएगा, एवरीथिंग हैज टू बी नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर्स है तो ये 3x 3 का मल्टीपल होगा, 96 भी 3 का मल्टीपल होगा, तो y को 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो अगर y को 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए तो y की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 3 होगी। और अगर y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 3 होगी तो फिर x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, तो 2 इंटू 3 6, 96 प्लस 6 दैट इज 102। 102 को 3 से डिवाइड करोगे तो x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 34। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ नेचुरल नंबर में आएगा या नहीं आएगा। तो अगर x की वैल्यू 34 है तो 34 इंटू 10 340, ठीक है। y की वैल्यू 3 है तो 5 इंटू 3 दैट विल बी 15। x की वैल्यू 34 है तो 34 इंटू 4, तो 34 इंटू 2 68, 68 का डबल किया तो 136। 136 और 15 मिलाकर कितना हो गया 151। 340 में से 151 माइनस कर दो तो 340 माइनस 151, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 13 माइनस 5 8 आ जाएगा, 2 माइनस 1 189, तो ये 189 हो गया। यहाँ से 136 का 2x मतलब आधा लोगे, सो दैट विल बी 68। उसके बाद यहाँ से 96 फ्रूट्स लोगे और इसका 40%, तो अगर y की वैल्यू 3 है तो 40% होगा 6। अगर इनको ऐड करें तो इसका हाफ आना चाहिए, राइट। हाफ कितना होता है, 300 का हाफ 150, 40 का हाफ 20, तो ये 170। चेक करो क्या ये 170 आ रहा है। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, कैरी आए 2, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 इज 17, एकदम करेक्ट, सब कुछ बढ़िया है, तो सारी चीजें सॉर्टेड है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है वो मिनिमम टू मिनिमम 340 होने ही चाहिए, ठीक है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इज 340, दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, very good. So now we move on to question number 15. The number of coins collected per week by two coin collectors A and B are in the ratio 3:4. तो अगर A जो है वो एक वीक में कितने कॉइन्स कलेक्ट करता है, 3:4 का रेशियो है, तो लेट से 3x। तो B जो है वो एक वीक में कितने कॉइन्स कलेक्ट करेगा, सो दैट हैज टू बी 4x, राइट। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय A इन 5 वीक्स, तो अगर हम 5 वीक्स में A के कॉइन देखेंगे तो 5 इंटू 3 15x होनी चाहिए, एंड ये जो 15x है ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7। तो अगर ये 7 का मल्टीपल है तो मतलब x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 7 हो गई, यहाँ से 7 का मल्टीपल चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स, तो अगर ये 3 वीक्स में कलेक्ट करता है तो 1 वीक में 4x, तो 3 वीक्स में हो जाएगा 12x। लेकिन उन्होंने बोला कि ये एक मल्टीपल ऑफ 24 है, तो मल्टीपल ऑफ 24 है, इसका मतलब यहाँ पे 12 तो दिख रहा है, x में कम से कम 2 और होना चाहिए,
मतलब यहाँ पर x की मिनिमम वैल्यू 2 है, या फिर हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर x जो है वो 7 का मल्टीपल है, यहाँ पर x जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो हमें 7 और 2 दोनों का मल्टीपल चाहिए, विच मीन्स x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो 7 इंटू 2 14 के बराबर होगी। 14 से छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और 14 से छोटी वैल्यू अगर पॉसिबल नहीं है तो देन इन दैट केस then the minimum possible number of coins collected by A in 1 week। तो 1 वीक में A कितने कॉइन्स कलेक्ट करता है 3x, x मिनिमम टू मिनिमम 14 है तो 3x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 42 होगी एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज 42। क्वेश्चन नंबर 16 गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 days। ठीक है, इफ गौतम डज ओनली 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क ऑन अ डे। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लूं कि जो हमारे यूजुअल एफिशिएंसीज हैं, ठीक है, यूजुअली वो किस तरीके से काम करते हैं, तो यूजुअल एफिशिएंसीज, तो लेट्स से गौतम की जो यूजुअल एफिशिएंसी है वो है x और सुहानी की जो यूजुअल एफिशिएंसी है वो है y, है ना। गौतम जो है वो एवरीडे x यूनिट का वर्क करता है और सुहानी एवरीडे y यूनिट्स का वर्क करती है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर गौतम अपने यूजुअल वर्क से मतलब इस एक्स से सिर्फ 60% वर्क करे तो उसे मेकअप फॉर द लॉस, मतलब उस लॉस को मेकअप करने के लिए, मतलब एक दिन का जो काम है वो बराबर उतना ही बने रहना चाहिए, तो उसके लिए सुहानी को अपने एफिशिएंसी को 150% तक ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनकी टोटल एफिशिएंसी देखते हैं तो वो आती है x प्लस वाई, और वो ये चाहते हैं कि ये एफिशिएंसी इतनी ही बनी रहे, एवरीडे इतना काम होता रहे। तो अगर गौतम अपनी एफिशिएंसी को 60% कर देगा मतलब 0.6x, तो फिर सुहानी को अपनी एफिशिएंसी को 150% मतलब 1.5 टाइम्स करना पड़ेगा, तब फिर ये सम कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.4x जो है वो 1.5y माइनस वाई मतलब 0.5y के बराबर है, और x और y का रेशो कितना है, तो x और y का रेशो हो गया 5/4। इसका मतलब हमें ये पता चला कि अगर गौतम की एफिशिएंसी 5 है तो सुहानी की एफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है, गौतम की एफिशिएंसी अगर 5 है तो सुहानी की एफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है, दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 9, और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि काम तो 20 डेज में पूरा हो जाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट का काम करेंगे, 20 डेज में 180 हो जाएगा। तो अगर यही काम, ठीक है, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर, फास्टर वर्कर मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो अगर उसे यही काम करना हो 180 यूनिट्स का तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो 180 को 5 से डिवाइड कर दो मतलब उसे 36 डेज लगेंगे, और ये होगा हमारा आंसर, राइट। So answer is 36. Very good. Then question number 17. Let triangle ABC be isosceles triangle such that AB and AC are of equal length. तो यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें AB और AC की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो लेट दिस बी AB, दिस बी AC, तो ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये बोलते हैं कि ये दोनों अगर इक्वल लेंथ के हैं AB और AC, ठीक है, तो AD इज द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। तो हमें पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम कॉमन वर्टेक्स से बेस के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं तो ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बेस को, और ये पॉइंट यहाँ पर D गिवन है। उसके बाद उन्होंने बोला कि BE इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम B ऑन AC, तो B से AC के ऊपर भी एक ऑल्टीट्यूड है दैट इज BE, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। उसके बाद इफ एंगल AD एंड BE, इफ AD एंड BE इंटरसेक्ट एट O, तो यहाँ पर पॉइंट O है सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 105 डिग्री, तो ये एंगल जो है ये 105 डिग्री है। तो देन AD अपॉन BE इक्वल्स, ठीक, AD अपॉन BE जो है वो कितना होगा, AD का रेशो BE के साथ कितना आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमें डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है कि ये रेशो 1 से बड़ा आना चाहिए, है ना, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो आना ही चाहिए ना, आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये रेशो 1 से बड़ा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा और ध्यान से देखो,
अगर ये 105 है तो ये 75 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, अगर ये 90 है, ये 75 है, तो ये वाला एंगल 15। जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये भी 15। उसके बाद अगर ये 15 है, ये 15 है, ये 75 है, ये 90 है, तो 15 90, मतलब ये टोटल एंगल 75 होगा। उसके बाद ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला पार्ट 60 है, तो ये 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सारे एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। तो 60 प्लस 15 मतलब ये भी 75 हो जाएगा, और बाकी के सारे एंगल भी निकल आएंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि ये 15 15 30 है, मतलब बहुत छोटा सा एंगल है, तो ट्राइंगल जो होगा उसकी हाइट काफी बड़ी होगी और ये वाला डिस्टेंस काफी छोटा होगा, है ना। तो 100% हमें ये तो दिख ही रहा है कि ADB से काफी बड़ा आएगा, मतलब जो रेशो है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा आना चाहिए। और अगर रेशो 1 से बड़ा आना चाहिए तो cos 15 डिग्री की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है, साइन 15 डिग्री तो और भी छोटा होता है, साइन 15 डिग्री इतना छोटा होता है कि 2 मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 1 से छोटा ही रहेगा। मतलब आंसर ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर है। ये तो हम सिर्फ आंसर ऑप्शंस देखकर भी बता सकते हैं और डायग्राम देखकर बता सकते हैं। एनीवे, अब अगर हम इसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लेते हैं बच्चों कि ये वाला पार्ट x है, तो ये वाला पार्ट भी x है ना, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हमें AD और BE निकालना है ना। तो सबसे पहले AD के बारे में बात करते हैं। AD के लिए हम ट्राइंगल ADC देख लेते हैं। ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में 15 के सामने x है, तो हम क्या करते हैं, 10 15 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो x है ही, बेस हो जाएगा AD। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि AD की जो वैल्यू है वो x अपॉन 10 15 डिग्री, मतलब 10 15 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है cot 15, तो ये हो जाएगा x cot 15 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर हमें BE की वैल्यू निकालना है तो हम ट्राइंगल BEC को ऑब्जर्व करते हैं। ट्राइंगल BEC को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हमें BE की वैल्यू निकालना है। ये 2x है, 2x के साथ रिलेट करना है, तो मतलब अगर हमने 15 डिग्री ही लिया, अब यहाँ 15 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ भी 15 डिग्री, तो इस एंगल के हिसाब से ये तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के ऑपोजिट है, लेकिन ये हो जाएगा बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है cos, तो यहाँ पर हम cos 15 डिग्री लेते हैं। अगर इस ट्राइंगल में cos 15 डिग्री निकालोगे तो इसका बेस होगा BE और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2x के बराबर, दैट इज BC। ठीक है, तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि BE की जो वैल्यू है वो 2x cos 15 डिग्री के बराबर है। हमसे ये पूछा है कि AD अपॉन BE कितना होना चाहिए, तो AD अपॉन BE विल बी इक्वल टू हाउ मच, AD है x cot 15 डिग्री, BE है 2x cos 15 डिग्री। ठीक है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि अब क्या कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर हम ध्यान से इसको देख लें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस cot 15 डिग्री को हम नीचे लाके tan 15 डिग्री, 10 को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, वैसे भी cot थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो ही जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बनेगा 1/2 कॉस, कॉस तो नहीं साइन आएगा, साइन बचेगा हमारे पास, कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 साइन 15 डिग्री। अब 1/2 साइन 15 डिग्री तो दिया नहीं है, तो हम क्या करें, तो हम इसमें एक कॉस 15 डिग्री यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब आंसर तो लाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है बच्चों, कॉस 2a, तो मतलब सॉरी 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a, तो साइन 15 डिग्री का डबल करो तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो 1/2 है मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 cos 15 डिग्री, जो कि हमने बिना किसी मेथड के भी निकाल ही लिया था। ठीक है, देखो cos 0 डिग्री 1 होता है ना, तो cos 15 डिग्री 1 से थोड़ा सा ही छोटा होगा, मान लो 0.8, तो 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से बड़ा रेशो आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास,
18th क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल विद द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया इज ड्रॉन इनसाइड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल इज। ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारा सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ऑब्वियसली ये जो रेक्टेंगल की साइड का मिड पॉइंट होगा यही इस सेमी सर्कल का सेंटर भी होगा। तो यहाँ से सेंटर है, सेंटर से इसकी रेडियस 2 के बराबर है, ये वाला पार्ट भी 2 है। अगर हम ये मान लें कि ये वाला जो पार्ट है ये a है, तो ये वाला पार्ट भी a हो जाएगा। उसके बाद ये भी रेडियस होगी, तो रेडियस तो 2 है ही। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस a स्क्वायर। फिर हम अगर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेट से ये a के बराबर है, सो इन दैट केस ये होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें दिख रही है, a और a मिलाकर कितना हो जाएगा 2a, तो 2a हो जाएगी लेंथ, और ब्रेड्थ जो है वो हमें दिखाई दे रही है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस a स्क्वायर। अब उन्होंने बोला कि ये एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन अब ये स्क्वायर रूट में है, तो इसे मैक्सिमम कैसे करें? तो ठीक है, हम स्क्वायर कर लेते हैं। कोई चीज अगर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा। तो स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहां से फिर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 4 माइनस a स्क्वायर। अब इसके मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होगी? 4 तो कांस्टेंट है, राइट? a स्क्वायर और 4 माइनस a स्क्वायर दोनों का सम कांस्टेंट होगा 4, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर AMGM का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। तो अगर एक नंबर है a स्क्वायर, दूसरा नंबर है 4 माइनस a स्क्वायर, दोनों का AM निकालोगे तो मतलब सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो a स्क्वायर इंटू 4 माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, राइट? और आपको ये पता चलेगा कि ये तो 4 है ही, तो 4 बाय ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो 4/2, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी हालत में 2 से बड़ा नहीं आ सकता। इट कैन बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2, मतलब इस a स्क्वायर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, राइट? यहाँ पे 4 और ये पूरा 2 हो सकता है, मतलब 8। तो एरिया की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो 8 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 2√2, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जब ऐसा होगा तब लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या होगा, मतलब हमें a की वैल्यू को समझना पड़ेगा। तो जब ऐसा होगा, जब ये एरिया मैक्सिमम होगा, तो यहाँ इक्वल टू लग जाएगा। इक्वल टू लगेगा मतलब AM और GM बराबर हो गए। AM GM तब बराबर होते हैं जब नंबर्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ऐसा होने के लिए a स्क्वायर और 4 माइनस a स्क्वायर का इक्वल होना जरूरी है, विच मीन्स 2a स्क्वायर का 4 होना जरूरी है, 4/2 2, तो मतलब a का √2 होना जरूरी है। तो जब a की वैल्यू √2 होगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो उसके बाद अगर हम ये बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट साइड, तो लेंथ और ब्रेड्थ का अगर हम रेशो निकालें तो लेंथ तो हो जाएगी बच्चों 2a, और ब्रेड्थ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस a स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा है कि a की वैल्यू √2 होनी चाहिए, तो ये √2 हो गया। a का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2, तो ये भी √2, मतलब ये रेशो आएगा 2/1, तभी ऐसा हो पाएगा। तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? एक चीज डेफिनेटली ये सोच सकते थे कि इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम है तो इस ट्राइंगल का एरिया भी मैक्सिमम होना चाहिए, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम तब होता है जब वो आइसोसेलेस होता है, मतलब उसके जब ये दोनों साइड से इक्वल होते हैं। तो अगर ये 2 है और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये √2 होंगे, तो ये √2, ये भी √2, √2 2√2, तो मतलब जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से डबल होने वाली है, ठीक है? तो वैसे लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, in a regular polygon any interior angle exceeds the exterior angle by 120 degree। very easy question। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 120 डिग्री ज्यादा है, एंड देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो हमें ये पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होता है। तो उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करके देखें ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम सबसे पहले एक्सटीरियर ही निकाल लें, एक्सटीरियर निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर की वैल्यू क्या होती है? एक्सटीरियर की वैल्यू होती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल
सॉरी पॉलीगॉन की वैल्यू होती है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो। ठीक है, तो रेगुलर तो है ही। तो अगर हम एक्सटीरियर निकालना चाहते हैं तो डिफरेंस ले लो, आई में से आई माइनस कर दो 0, ई में से माइनस ऑफ माइनस आई तो 2e, और यहाँ पे 180 में से 120 माइनस करोगे तो आ जाएगा 60, तो मतलब e की वैल्यू आ जाएगी 30। और e की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो मतलब इस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो 360/30 मतलब नंबर ऑफ साइड्स है 12। अगर नंबर ऑफ साइड्स 12 है तो फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2। हर वर्टेक्स से n माइनस थ्री डायगोनल्स बनते हैं और हर डायगोनल दो दो बार काउंट होता है तो अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो n की वैल्यू है 12, 12 माइनस 3 होगा 9 डिवाइडेड बाई 2, 12 by 2 is 6, 6 into 9 is 54, तो number of diagonals होंगे 54, that has to be the correct answer. Okay, then if I see question number 20, तो हमारे पास दो सीरीज है, an जो है वो 46 प्लस 8n, an जो है वो 46 प्लस 8n है, और bn जो है वो 98 प्लस 4n है। तो यस हमें निकालना है। अच्छा, n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3, मतलब इसमें भी 100 टर्म्स है, इसमें भी 100 टर्म्स है। देन दी सम ऑफ ऑल टर्म्स कॉमन टू बोथ दी सीक्वेंसेस इज, तो दोनों सीक्वेंसेस में जो कॉमन टर्म्स होंगे उनका सम हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो कि क्या क्या टर्म्स होंगे। n नेचुरल नंबर है ना, मतलब n की वैल्यू मिनिमम 1 तो लेनी पड़ेगी, तो 1 लोगे तो 46 प्लस 8 यहाँ 54, फिर 2 लोगे तो एक 8 और ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी 64 देन 72। ठीक है, 64 कहां से आ गया, 8 ऐड होगा, सो दैट हैज टू बी 62, 62 में 8 ऐड होगा 70, 78, फिर 8 ऐड करोगे तो 86, 86 प्लस 8 दैट विल बी 94, 94 प्लस 8 102, 102 प्लस 8 सो दैट विल बी 110 एंड सो ऑन, ऐसे ये सीरीज आगे चलती जाए। दूसरी वाली सीरीज में n की वैल्यू को 1 रखा तो 98 प्लस 4 दैट विल बी 102, फिर 4 4 ऐड होगा तो 4 4 ऐड होगा तो 106, फिर 110, फिर 114, फिर 18 एंड सो ऑन। अब उन्होंने बोला कि इसके कॉमन टर्म्स के सम निकालो, तो देखो हमें दिख तो रहा है कि 102 एक कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म है, 110 एक कॉमन टर्म है, मतलब अब यहाँ पर धीरे धीरे 4444 ऐड होगा और 100 टाइम्स ऐड करोगे तो 400, एन की वैल्यू 100 तक ले जा सकते हो, तो ये 498 तक आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो 100, 8 इंटू 100 800, ये 846 तक जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है ना, मतलब यहाँ पर 888 के डिफरेंस के साथ जितने भी टर्म्स आ सकते हैं वो सब ले लेंगे अपन। तो क्या ये भी आएगा उसमें, उसी कैटेगरी में, तो हम बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि टोटल 100 टर्म्स है ना, 100 टर्म्स है। अच्छा, इसके पहले वाली टर्म आ जाएगी, है ना, 100 टर्म्स है, तो अगर आप देखो तो 102 है, 110 है, मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, उसके बाद फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन 99th टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमें सम निकालना है वो 102, 110, 118 से लेकर 490 तक का है। ये सारे नंबर्स यहाँ भी होंगे, ऊपर भी होंगे। ठीक है, दोनों सीरीज में, दोनों सीक्वेंसेस में मिलेंगे। तो इनका सम कैलकुलेट करते हैं, ये अपने आप में एक एपी है, एपी है, इसमें कितने टर्म्स हैं, देखो इसमें टोटल थे 100, 100 में से हमने आधे टर्म्स लिए हैं मतलब 50, तो ये 50 टर्म्स हैं, तो 50/2। पहला जो टर्म है 2a, तो 102 प्लस n माइनस वन, तो 50 माइनस वन इज 49, और यहाँ पे d कितना है, तो d है 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आई एम वेरी श्योर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 50 इंटू 102, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 इंटू 49, और 8/2 ये हो जाएगा 4। ठीक है, कितना कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 50, मतलब 100 तो कॉमन ले ही सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा 51, यहाँ से भी 100 कॉमन ले लिया तो 49 इंटू 2, सो दैट विल बी 98, ये कॉमन हो जाएगा 98, और 51 का सम कितना होगा, तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, तो 14900, तो इसका आंसर 14,900 होना चाहिए, अगर मैंने सही कैलकुलेशन किया है तो, बिल्कुल सही। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारे पास एक सीरीज है,
इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका तो यह है कि पहले दो तीन टर्म्स निकाल लो। अगर देखोगे कि फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म कैलकुलेट करोगे तो 3 वन जा 3 प्लस 1 4/3, 4/3 का 1/4 निकालोगे तो 1/3, और इन दोनों का जो सम है ये आता है 4/3, मतलब 1.33 के बराबर। आगे के टर्म्स बहुत छोटे होंगे, सो दे विल हार्डली कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन दी सम, मतलब जो भी सम होगा वो 1.33 के बहुत आसपास होना चाहिए। और अगर आसपास होना चाहिए तो फिर आपको दिखाई देगा कि 15/13 तो बहुत छोटा हो गया, 15/13 तो 1.2 से भी छोटा होगा, 27/12 2 से भी बड़ा हो गया तो ये भी इनकरेक्ट, 15/8 भी 2 के बहुत क्लोज हो गया, ये भी इनकरेक्ट, तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी अगर इसके बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड पे जाओगे तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होगा कि आपको टर्म्स का एक जनरल पैटर्न निकालना पड़ेगा। जनरल पैटर्न निकालोगे तो किसी भी टर्म में ये वाली जो सीरीज है, ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म है तो एक 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 नंबर है, सेकंड टर्म है तो दो, थर्ड है तो तीन, और फोर्थ है तो चार, और ये 1/3 के पावर्स की सीरीज है, 1/3 के पावर्स। ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो तो 1/3 ही है, और पहली टर्म 1 है और ये जीपी है, तो जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो पहली टर्म 1। ठीक है, फिर जब 1/3 है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ऊपर लिखते हो 1 माइनस 1/3 की पावर n, ठीक है, और नीचे लिखते हो 1 माइनस 1/3, तो ये पहले ब्रैकेट में जो भी आएगा वो इससे मिल जाएगा। और nth टर्म की हम बात कर रहे हैं तो n टर्म्स यहाँ पर होंगी, और यहाँ देखोगे तो पहले वाले में 1/4 की पावर 0 है, फिर 1/4 की पावर 1 है, मतलब 1/4 की जो पावर होगी वो टर्म से हमेशा एक कम होगी। इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे 2/3 आएगा, ऊपर जाएगा तो 3/2, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n, यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1। ठीक, सॉल्व करके देखेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 3/2 तो है ही, यहाँ पे 3, एक और एक 3 से एक 3 अगर कैंसिल कर लोगे, एक 3 से एक 3 कैंसिल कर लोगे तो मेरे ख्याल से कुछ फायदा होगा क्या, है ना, होना तो चाहिए, या हम ना करें, कर लेते हैं, एक 3 से एक 3 कैंसिल कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और 4 की पावर n माइनस 1 दोनों मिलाकर हो जाएगा 12 की पावर n माइनस 1, और फिर अगर इसे अलग अलग सॉल्व करोगे तो 3 की पावर n डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 4 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 12 की पावर n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर देखोगे तो जो हमारी nth टर्म है, तो nth टर्म कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 की पावर n, 3 की पावर n माइनस 1 से कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 एंड इन दी ब्रैकेट 1 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर माइनस, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 12 की पावर n माइनस 1। अब ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, दोनों का सम निकाल लो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का, इसका जो रेशियो है, कॉमन रेशियो है वो 1/4 है, इसका कॉमन रेशियो 1/12 है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा, राइट। तो जब हम इसमें सम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स निकालेंगे तो 3/2 तो खैर कॉमन ही रहेगा, ये 1/4 इसका कॉमन रेशियो है, और जब आप इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो इसकी फर्स्ट टर्म भी 1 ही आएगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, यहाँ पे देखोगे तो 1/2, 1 अपॉन 1 माइनस 1/12, तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल, 4/2, सो दिस विल बी 2, यहाँ पे 1 माइनस 1/12 मतलब 11/12, 12 ऊपर जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा तो 6/11, 11 टू जा 22, 22 में से 6 गया, 16/11, तो ऐसे आएगा आंसर, which will be like a very long procedure, will not be a suggested method in the exam। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 मीन्स लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सपोज f of x, y is a real valued function such that f of 3x plus 2y, 2x minus 5y is equal to 19x। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। For all real numbers x and y, the value of x for which f of x, 2x is equal to 27 is, है ना, कॉम्प्लिकेटेड है।
सबसे पहले यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x दिख रहा है ना, तो इनको हमें रिलेट करना पड़ेगा कि इन दोनों से मिला के हमने 19x कैसे बनाया। तो उसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि 3x प्लस 2y मान लेते हैं कि ये a के बराबर है, 2x माइनस 5y लेट से कि ये b के बराबर है। हमें उस तरफ 19x ही चाहिए, मतलब y के टर्म्स को कैंसिल करना है। तो y के टर्म्स को कैंसिल करना है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो y के टर्म्स को कैंसिल करना है, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 15x, ठीक है, एंड 5 इंटू 2 10y, दैट विल बी इक्वल टू 5a। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 माइनस 10y, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू b, सो दैट विल बी 2b। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो 15x प्लस 4x 19x आ जाता है, और 5a प्लस 2b जो है वो हमें मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फंक्शन में हम ध्यान से देखें कि 3x प्लस 2y की जगह a लिखा जाए और 2x माइनस 5y की जगह b लिखा जाए, तो ये जो हमारा 19x है ये बन जाता है 5a प्लस 2b, है ना, यही होता है। अगर ये a है ये b है तो ये 5a प्लस 2b है। तो ये हमें फंक्शन की एक बढ़िया डेफिनेशन मिल गई, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पे 2x होना चाहिए, और फिर इसकी वैल्यू 27 आनी चाहिए। तो कैसे आएगा, है ना। तो हम ये बोल लेते हैं कि चलो ठीक है, a के प्लेस पर रख लेते हैं x, b के प्लेस पर 2x, तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा x 2 इंटू 2x, सो दैट विल कम आउट टू बी 5 प्लस 4 मतलब 9x, और 9x की वैल्यू 27 होनी चाहिए, मतलब x डेफिनेटली 3 लेना पड़ेगा, तो x मस्ट बी इक्वल टू 3 एंड दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, शायद बहुत ज्यादा अटेम्प्टेबल नहीं था एग्जाम में भी, है ना। सो दैट्स इट, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर सेशन। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अपने हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।